न्यूज 18। आदाब। खबर दोपहर में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। ममता की तीसरी बारी और उम्मीदें और चैलेंजेस पर खबर दोपहर में बात करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता कई महीनों से जारी मगरबी बंगाल की इंतखाबी गहमा गहमी नतायज के साथ अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने तीसरी मरतबा बतौर वज़ीर आला हलफ लेकर बेहतरीन सियासी शऊर और बसीरत रखने वाली लीडर के तौर पर खुद को साबित किया है। लेकिन ममता की जीत के बाद शुरू हुए तशद्दुद के सिलसिले ने मगरबी बंगाल की सियासत को सीमावी बना दिया है। ममता पर आवाम ने एक बार फिर भरोसा जताया और इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की ममता भरपूर कोशिश करेंगी और इसीलिए ममता ने अपनी तरजीहात वाज़ेह कर दी हैं। लेकिन सियासत की पेचीदा गलियारे में पार्टियां अपने ताने बाने बुनती रहेंगी और ममता को बतौर विलन पेश करने की कोशिश होती रहेगी। ठीक उसी वक्त जब ममता बनर्जी वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले रही थी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी अपने कारकुनों के साथ तमसीली हलफ ले रहे थे। इस तमसीली हलफ और वादों के अल्फाज बड़े सीधे और सादे थे, लेकिन इन अल्फाज के नश्तर और तंज आने वाले वक्त की गम्माजी कर रहे थे। बीजेपी की शक्ल में एक मजबूत अपोजिशन से निपटना ममता के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन खुद एतमादी और अवाम के भरोसे के सहारे ममता चैलेंजेस का सामना कैसे करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आइए इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर प्रेम कुमार जो कि सहाफ़ी हैं और सियासी तज्ज़िया निगार हैं, और नीरज राय हैं, स्पोक्स पर्सन तृणमूल कांग्रेस से। आप दोनों का खैर मकदम है, स्वागत है। शुरुआत तो मैं टीएमसी से करूंगा क्योंकि टीएमसी का आज दिन है, तीसरी बारी है ममता बनर्जी की। नीरज राय जी, ममता बनर्जी ने तीसरी बार जो है वज़ीर आला का पद लिया है, लेकिन ये तीसरी बारी उतनी आसान नहीं लग रही है क्योंकि बीजेपी 3 से 73 पर पहुंची है। जहां आज ममता बनर्जी ने हलफ लिया, वहीं जेपी नड्डा ने भी और कई कारकुनों ने बीजेपी के हलफ लिया कि वो मगरबी बंगाल में उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो मगरबी बंगाल में ममता की सरकार को ख़त्म नहीं करते या फिर बीजेपी को मगरबी बंगाल में नहीं लाते पूरी तरह से। कितना बड़ा चैलेंज है ममता बनर्जी के सामने बीजेपी? नीरज, देखिए, मैं आपके चैनल पे, तमाम चैनल पे और आम जो भी लोग हैं उनसे बात करते हुए ही बताता हूँ कि बंगाल की राजनीति जो है देश के विभिन्न प्रदेशों की राजनीति से अलग है। वहां पे जनता नेता बनाती है जी, नेता कभी जनता नहीं वहां पे बना पाते हैं। उसका भी ताजा उदाहरण जो है, आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा को भूल कर जाकर वहां मुख्यमंत्री बनाने के लिए उछल कूद करते रहे। और रही बात नड्डा जी का, तो नड्डा जी का तो दूसरा घर ही हो गया था पूरे उनके कार्यकाल में बंगाल। और पिछले 2016 से हम लोग देखते आ रहे हैं, जब पिछले चुनाव वहां पे हम लोग जीते थे, उसको देखते आ रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या से क्या हो गई। आपने कहा 3 से 77-76 हो गई, यह बात बहुत अच्छा कहा आपने। लेकिन 2019 से भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में जो वोट परसेंटेज मिला था उनको, 18 लोकसभा जीते थे, उसको आधार बनाकर ये लोगों के बीच में बोलते जाते थे। अगर 18 लोकसभा सीटों के आधार पे देखा जाए तो 120 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतनी चाहिए थी। लेकिन ये जब चले गए 76 पे, तो अपने सुविधा के हिसाब से बयानबाजी को बदल के 2016 से तुलना करें कि 3 से हम 76 हो गए। यह भारतीय जनता पार्टी को ही शोभा देता है। और तृणमूल कांग्रेस, आपके चैनल पर मैंने कई बार दर्जनों डिबेट किया है इस पे, हर बार मैंने यही बोला है कि इस बार जो प्रदर्शन होगा हमारा पिछली बार से बेहतर होगा। एक दर्शकों को एक थोड़ी जानकारी भी देना चाहूंगा। मोदी जी और ममता जी, एक तो दोनों नेता हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री। जब 2002 में मोदी जी
गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो 170 सीटें आई थी 182 से। दूसरी बार जब बने मोदी जी का कद बहुत ऊपर गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन की सीट आई 116। उसके बाद तीसरी बार जब मोदी जी बनते हैं तो सीट आती है 117 और मोदी जी का कद बढ़ गया इंटरनेशनल लेवल पे। 17 में जब वहां पे चुनाव होता है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, गुजरात उनका गढ़ था, फिर भारतीय जनता पार्टी की सीट आती है भाई जिलानी भाई साहब 99 वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद सरकार बनाती है। लेकिन उल्टे देखिए ममता जी का, पहली बार 11 में 186, 16 में हम आते हैं 211 और 31 में आते हैं 211 प्लस। तो वहां पर ये हमसे सवाल करके हमसे जवाब मांगते थे और हम जवाब देते थे कहां पर, जनता के बीच में। सभी लोग इनके पैनलिस्ट थे, इनके रणनीतिकार थे, यहां तक कि मोदी जी और अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ, योगी जी, तमाम लोग जाकर वहां पे बोलते थे कि हमारी पिच पे ममता जी खेल रही हैं। वास्तविकता तो ये थी कि टीम थी, पिच थी तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी जी की, और खेल ये लोग रहे हैं। और आज ममता बनर्जी जी की जीती है तो जवाबदेही बनती है। भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य है कि जब ये भाजपा जीतती है तो बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी आपने बिहार का भी इलेक्शन देखा था, जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मोदी जी का नाम लेकर बोलना चाहिए कि मोदी जी फेल्योर हो गए और ममता बनर्जी जी वहां पर पास हो गई हैं। जब ये नहीं बोल पाए हैं तब देखिए फिर अपने पुराने ढर्रे पे आ गए कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी है, अराजक माहौल तैयार करती है, दंगा कराती है, हिंसा कराती है और दोष देती है किस पे? ममता बनर्जी जी पे, तृणमूल कांग्रेस पे। इनको सोचना चाहिए कि जनता ने जनादेश दिया है, जनता ने नहीं किया है कि हमको कम किया है, जनता ने हमें बढ़ा कर दिया है। तो बंगाल की जनता को बंगाल की बेटी चाहिए थी, झूठे वादे नहीं चाहिए थे। 7 साल का एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के फेवर में गया है, हमारे में गया है कि हमने बंगाल की सरकार दुआरे दुआरे ले जाकर हमने काम किया है। आज मुझे और बड़ी जिम्मेदारी बंगाल की जनता ने दिया है, जो पिछले 2 कार्यकाल में जो चीजें हम नहीं कर पाए थे उससे बेहतर शासन, सुशासन, व्यवस्था करके दें। क्योंकि 1 मर्तबा, 2 मर्तबा और तीसरी मर्तबा मिला है तो अपने आप में ये गौरव की बात है उस नेत्री के लिए और उस बंगाल की जनता के लिए जिसने कि ममता जी पे विश्वास जताया और मोदी जी को नकारा। बंगाल ने मोदी जी को हराया। ठीक है प्रोफेसर कुमार साहब, प्रेम कुमार जी, जैसा कि नीरज कह रहे हैं कि मगरबी बंगाल की राजनीति, यहाँ की सियासत बहुत मुख्तलिफ है। तीसरी बार में ममता बनर्जी का वजीर आला बनना, अक्सर हम देखते हैं कि दूसरी बार के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी किसी भी रियासत या किसी भी पार्टी की सरकार हो दिखाई देती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे थे और एक लंबा चौड़ा एक इलेक्शन का जो वक्त गुजरा है इसमें उतार चढ़ाव भी नज़र आने लगे। हालांकि बीजेपी यहाँ पर, नीरज का कहना है कि फेलियर हुए, लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर मजबूत हुई है क्योंकि 73 सीटों पर आना 3 के बाद से ये बहुत बड़ी एक कामयाबी एक तरह से। कैसे देखते हैं मगरबी बंगाल की मौजूदा राजनीति को और बीजेपी को मगरबी बंगाल में? जिलानी साहब, ये तो कहना बिल्कुल जेन्युइन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त चुनौती मिली है और आने वाले समय में मिलेगी जी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात को तो जनता ने खारिज कर दिया जी। पहले से ज्यादा सीटें तृणमूल कांग्रेस को दी और चुनौती इस मायने में ज्यादा होने वाली है क्योंकि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो कि अगर चुनाव हार जाती है तो संवैधानिक प्रावधानों के का दुरुपयोग करके वो दिल्ली की सत्ता हड़प लेती है। संविधान में संशोधन करके दिल्ली की सत्ता को उसने हड़प लिया इस कोविड काल में जी। तो ये वो उस बीजेपी से मुकाबला है, इसलिए चुनौती तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी की बड़ी है, तृणमूल कांग्रेस की बड़ी है जी। मगर जनता का समर्थन जिसके साथ होता है उसको डरने की कोई बात नहीं होती है। जनता प्रचंड बहुमत दे करके ममता बनर्जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे कि जनता ने उनको क्यों नकारा, इस चुनाव का विश्लेषण करें क्योंकि ये चुनौती इसलिए भी है क्योंकि पूरी एक ऐसी स्थिति में जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली हैं, बीजेपी के पास 3 सीटें थी, लेकिन पूरी मीडिया में पूरे देश में ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया
कि ममता बनर्जी को ही, टीएमसी को ही 77 सीटें आने वाली हैं, इस तरह का परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया। तो ये जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि वो किसी और के पास नहीं है, ममता बनर्जी को सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है, ममता बनर्जी को उस पूरी मीडिया से लड़ना है जो कि बीजेपी के पक्ष में, तृणमूल के खिलाफ या फिर किसी भी बीजेपी के विरोध वाली पार्टी के खिलाफ एक माहौल का निर्माण करती है। ममता बनर्जी को उस ईडी और सीबीआई से लड़ना है जो कि ठीक चुनाव से पहले उनके सारे तमाम नेताओं को, तमाम उनके फिनेंसर्स को, जिन पर डिपेंड किया जाता है, सबके ऊपर छापेमारी कर दी जाती है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को उन लोगों से लड़ना है जो कि हर समय सत्ता के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं। और जब ममता बनर्जी को उन लोगों से भी लड़ना है कि जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अपने रिटायरमेंट से पहले ऐसे फैसले दे देते हैं जिससे कि ममता बनर्जी पर तो चुनाव आयोग के उल्लंघन का आरोप लग जाता है, लेकिन दूसरे तमाम लोग छूट जाते हैं। ये चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां बनी रहने वाली हैं। इसीलिए ममता बनर्जी को इस बात का एहसास था और उन्होंने चुनाव के दौरान ही देश के तमाम नेताओं को, दूसरे दलों को चिट्ठियां लिखी कि आज एक हो जाने का वक्त है, हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है, अगर इस समय एक नहीं हो जाया गया तो ये फासिस्ट ताकतें जो हैं नेस्तनाबूद कर देगी लोकतंत्र को। ये चुनौतियां हैं ममता बनर्जी के पास। ये भी चुनौती है कि देखिए आज ममता बनर्जी के राज में हिंसा हो रही है, लेकिन इस हिंसा में बीजेपी के लोग मरे हैं तो तृणमूल के भी लोग मरे हैं। आप देखिए आईएसएफ के भी लोग मरे हैं, वामपंथी दलों के नेताओं के या कार्यकर्ताओं के घरों में भी तोड़फोड़ हुई है। यानी पीड़ित तो पूरा राजनीतिक पक्ष है। ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी फोन किसको करते हैं? प्रधानमंत्री जी राज्यपाल को फोन करते हैं। मैं इसे गलत नहीं मानता, इसलिए कि राज्यपाल ही जिम्मेदार है इस हिंसा के लिए। चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो पूरा प्रशासन, चुनाव आयोग और राज्यपाल देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने सही किया कि राज्यपाल से बात की, लेकिन इससे पहले पूरी मीडिया, पूरा तंत्र ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराने में जुट गया। यह भी चुनौती है ममता बनर्जी के सामने। ठीक, चुनौतियां बहुत सी हैं। अब जब कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मगरिबी बंगाल में ये तीसरी बार बनने जा, 2 बार से ममता बनर्जी ने किया क्या है। आपने कई रैलियां देखी नीरज बीजेपी की, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर जेपी नड्डा हो, या फिर अमित शाह हो। ये लगातार ये कहते रहे कि बंगाल को कंगाल कर दिया है ममता ने। कई ऐसी जो है मिसालें उन्होंने दी हैं कि सोनार बांग्ला की बात बीजेपी ने वहाँ की। ऐसी क्या चीज़ें थी जो रह गई हैं ममता बनर्जी से पिछले 10 साल में, जिसका फ़ायदा बीजेपी 3 से 77 तक पहुंची और लोगों के बीच वो 77 सीट तक आने में कामयाब हुई है? क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी एक हास्यास्पद रवैया अपनाती है कि केंद्र में सरकार है तो भारत सरकार के रिपोर्ट को आधार बनाकर अगर यह ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाते तो शायद जो 18 लोकसभा सीट है उसके 120 से 30 सीटों पे ये काबिल हो सकते। आपने देखा कि देश का गृह मंत्री जो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, देश का प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश जो कि विकास की गंगा बहाने की चर्चा करते हैं वहां के मुख्यमंत्री हो, जब ये लोग गए तो मैं आपको पिछले साल कोरोना से पहले का कुछ डाटा बता दूं आपको, 12.5% जीडीपी था बंगाल का कोरोना से पहले। आप मीडिया है, आपके पास भी वो डाटा पड़ा होगा, एनसीआरबी का रिपोर्ट था ये, और वही 6.58 उत्तर प्रदेश का। अब देख लीजिए वहां पर काम करने का, वहां पर हम बार बार चिल्लाते रहे कि 53,000 कुछ करोड़ रुपया हमारा जीएसटी बाकी है। पिछले 2 साल से हम चिल्ला रहे थे, पत्र पे पत्र देते रहे, फिर भी ये नहीं देते रहे। यह सिस्टम एक अपना लिए थे कि करेंगे कुछ नहीं और दोष देंगे ममता बनर्जी को। अब मैं बार बार निवेदन करता रहा कि भाई केंद्र में सरकार आपकी है, 1.5 दर्जन से ऊपर प्रदेशों में सरकार आपकी है। अपने किसी प्रदेश में या पूरे देश में कितना बेहतर काम किए हैं, बंगाल से ज्यादा किए हैं, उसी को लेकर जनता के बीच में जाइए। जनता तो जनार्दन का रूप बोली जाती है, वो आपको स्वीकार कर लेगी, लेकिन झूठ की आयु बहुत लंबी नहीं होती है। अब आइए, पिछले साल कोरोना को मार्च में महामारी का
रूप दे दिया गया था, उससे प्रमाणित कर दिया गया था कि महामारी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही कोरोना प्रबंधन देख रहे थे, जो कि विश्व स्तर पे जानकारों ने बताया था, सचेतकों ने बताया था कि जब दूसरा और तीसरा लेयर आता है तो उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक और प्रणाली तो काम करेगा और उसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार इस कोरोना महामारी पे फोकस करने की बजाय बंगाल में सरकार बनाना नाक का सवाल बना लिए। पिछले साल कोरोना कार्यकाल में मध्य प्रदेश में विधायक खरीद के सरकार बनाने का काम कर लिए। कोरोना महामारी में दिल्ली में सरकार से लड़ते हुए वहां एलजी के अधिकार को मजबूत करने का काम करते रहे। 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ, लेकिन आखिरकार बंगाल में ही ये नाक का सवाल क्यों बनाए? शर्म तो तब आई कि जब एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर दीदी वर्सेस दादा कर रहे थे। 7 साल में आपने देश के अंदर क्या किया, यही मैं पूछता था। नहीं नीरज, पूरे दुनिया क्या प्रधानमंत्री को इलेक्शन रैली करने का हक नहीं है? वो पार्टी के सदस्य भी है ना, वो पार्टी के मेंबर भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, तो पार्टी के भी हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री रहा हो, क्या स्टेट में नहीं जा सकता अपनी बात रखने के लिए? पार्टी नहीं जा सकता है, वो जा सकता है, लेकिन पहले उसको ये सोचना है कि जिस संवैधानिक पद पे वो बैठा है वो भारत की 130 करोड़ आबादी और 130 करोड़ लोगों का पद है, 9 की 12 से 13 करोड़ सदस्यों का पद है। तो पद की गरिमा को बनाए रखते हुए अगर वो जाते हैं, हमें खुशी है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमें खुशी है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उतना ही शर्मसार होना पड़ता है कि किसके खिलाफ जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आप जाके क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। बोल रहे हैं कि बंगाल में भ्रष्टाचार है, बंगाल में हिंसा है, बंगाल में तमाम वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो संवैधानिक एजेंसियां आपके अधिकार क्षेत्र में हैं। पहले नीरज पहले प्रदेश, हाँ, क्या हिंसा नहीं हुई? हिंसा नहीं हुई। 12 वर्कर जो है बताया जा रहा है कि बीजेपी के मारे गए हैं, लगातार मरे। आज जिस तरह से जेपी नड्डा ने वहां हलफ लिया है कि हम भी दम नहीं लेंगे जब तक मगरबी बंगाल से ये हिंसा को खत्म नहीं करते, क्योंकि हिंसा तो है, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हुई हो, हिंसा तो हुई है और बीजेपी का इसमें नुकसान हुआ है। देखिए, बीजेपी का नुकसान कहीं नहीं हुआ है। अब मैं उसका उदाहरण बताता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है, इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट डिबेट में आपको आंकड़ा मैं दे दूंगा जी। जिस प्रदेश में यह मौजूद नहीं होती है, वहां पर अगर ये सत्ता हासिल करने के लिए जाती है तो अराजकता और हिंसा का ही सहारा लेती रही है। वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, जहां भी आप उठाकर देख लीजिए, या गुजरात हो, तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा था वहां पे। तो वहां पर जिम्मेदारी राज्यपाल की और चुनाव आयोग की थी और ये दोषारोपण ममता बनर्जी जी पे कर रहे थे। पूरे चुनाव भर आपने देखा, एक बार ये सवाल चुनाव आयोग और राज्यपाल से नहीं किए। उनकी और मानसिकता देखिए कि हिंसा जो भी होती थी, इनसे पहले वहां के राज्यपाल वहां पर इनके कार्यकर्ता के तौर पे काम करते थे, मजबूर थे बेचारे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बैठाए गए थे। संविधान बाद में और उनका पद बाद में, भारतीय जनता पार्टी का आदेश पहले होता है। भारत की सरकार ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? जब से अगस्त 18 से भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या का मामला रिपोर्ट तो सरकार को दी है। देखिए सरकार ने रिपोर्ट मांगी है गवर्नर से, क्योंकि एक जो तरीकेकार है उस तरीके के मुताबिक सरकार ने रिपोर्ट मांगी है और गवर्नर को रिपोर्ट देनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नर जो चाहे लिखकर दे दें, वो तो वहां पर जो हुआ है, इंतजामिया है, पुलिस है, इन सब से रिपोर्ट लेकर ही तो देंगे ना सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत पॉइंट वाली बात है। उत्तर प्रदेश में कितनी बार आनंदीबेन पटेल ने सरकार को रिपोर्ट दिया है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। बिहार में रोज हो रहा है, उसको कितनी बार दिया गया। अब आइए पॉइंट की बात आइए, जनता भी इसको जानना चाहेगी। अगर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार संविधान से उलट कोई काम करती जी, तो भारत की सरकार मौका नहीं ढूंढती, तत्काल उनको बर्खास्त कर सकती थी। मैं लोकसभा चुनाव से पहले आपके भी चैनल पे दर्जनों डिबेट किया हूँ, हर बार मैं बोला हूँ, ठीक है, संवैधानिक पद पे बैठकर ममता बनर्जी जी बेहतरीन काम करती रही और भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने चाल चरित्र और चेहरे को प्रदर्शित करने का काम करती रही, आरोप पे आरोप लगाती रही और निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। और जो 3 से 77 की बात बोल रहे हैं, अब आइए इस चीज को भी मैं बार बार बोला हूँ, सत्य हुआ है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 17 से 40 गई थी,
तृणमूल कांग्रेस 45 से 44 आ गई थी। तो जो घाटा था उसके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास आए थे, हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं गए थे। हमारा वोट परसेंट तो स्थिर था, वहां पे 3 से 77 करने में योगदान तो कांग्रेस और सीपीएम का है। और दूसरा जो है 18 सीट को आधार बनाकर ये लड़ते थे 40% वोट को, उसमें तो 120 से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए था। अब ये 77 का गाना गा रहे हैं और देश की जनता को। ठीक है प्रोफेसर कुमार, जिस तरह से चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, आपने बहुत सी चीजें गिनवा दी कि ये चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नर के साथ भी ममता बनर्जी के जो है ताल्लुकात सही नहीं है, चलता रहता है कुछ ना कुछ। गवर्नर भी वही हैं, फिर चीफ मिनिस्टर भी वही हैं। कैसे पट पाएगी, कैसे बंगाल को तरक्की मिलेगी? क्योंकि मरकज़ में मोदी सरकार है, फिर यहाँ पर ममता बनर्जी हैं, गवर्नर वही हैं जिनसे बनता नहीं है सब कुछ। तो मगरिबी बंगाल के अवाम का जो ख्वाब है, जो फ़ायदा पहुंचा है तृणमूल कांग्रेस को, जो सहारा मिला है तृणमूल कांग्रेस को, एक बार फिर भारी बहुमत मिला है, लेकिन अवाम कहीं ना कहीं पिसती नजर आ रही है। अवाम का नुकसान होगा अगर यही सियासी मंजर रहा तो। प्रोफेसर कुमार साहब। जी, आप सही बता रहे हैं, पर देखिए गवर्नर नहीं बदलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का जो ढांचा है वो हमेशा जनादेश का सम्मान करने का रहा है जी। और ममता बनर्जी को चूंकि जनादेश मिला है, नया जनादेश मिला है जी, तो वो निश्चित रूप से उस संबंध को ठीक करने का प्रयास करेंगी और राज्यपाल पर यह दबाव रहेगा कि वो अब पहले की तरह व्यवहार न करे, क्योंकि दोबारा जनादेश मिला है और प्रचंड जनादेश मिला है। ये दबाव राज्यपाल पर होगा कि वो जो ऐसे बयान देते रहते थे जो किसी राज्यपाल को शोभा नहीं देता, उस तरह के राजनीतिक बयान से वो बचेंगे। एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर के जो ये जनादेश है उस लड़ाई को स्ट्रांग करेगा। पूरे देश में जो गैर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री ये अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उनका एक गठबंधन बनेगा, उनकी एक मजबूत आवाज बनेगी और फिर इस सरकार पर दबाव होगा कि इस फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखना इस देश की संवैधानिक जरूरत है और इसके लिए जो करना होगा वो किया जाएगा। ये एक मजबूत जो है चीजें आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अभी आप बात कर रहे थे, एक सवाल और जोड़ दूंगा मैं इसमें कि ममता बनर्जी की ये तीसरी कामयाबी का असर गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी सरकारों में, जहां नहीं है स्टेट में बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, वहां पर जो रियासती सरकारें हैं उस पर इसका कितना असर पड़ेगा और अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? कांग्रेस का तो खैर अब डब्बा ही गोल है पूरे हिंदुस्तान से एक तरह से, लेकिन बीजेपी के लिए भी क्या ये चैलेंज बन सकता है कि स्टेट लेवल की जो पार्टीज हैं, जो सियासत है, वो अब कहीं ना कहीं उभरेगी? देखिए, एक बात तो है कि जैसे आपके भी मुंह से निकला कि कांग्रेस का तो डब्बा ही गोल है, लेकिन नहीं। इस चुनाव में देखिए कांग्रेस ने असम में पहले से ज्यादा सीटें जीती, तमिलनाडु में गठबंधन में वो सरकार में लौटी, केरल में उसका प्रदर्शन मन मुताबिक नहीं हुआ, ये निश्चित रूप से, तो ये सभी दलों के साथ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये भी एक पूरे देश में, चूंकि कांग्रेस बीजेपी की विकल्प रही है या विकल्प बनने की कोशिश करती रही है, तो कांग्रेस को किस तरीके से खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, ये कैसे राहुल गांधी पप्पू होंगे, इस पर टिका रहता है। ये भी एक कैंपेन है, एक बात। दूसरी बात है कि चुनौती, जो आपका प्रमुख सवाल है, वो चुनौती निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन ये कोविड काल की महामारी, आप उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव देख रहे हैं ना? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव देख लीजिए, 75% पंचायत चुनाव बीजेपी हार गई है। तो ये जनता बेचैन है, इस बात का प्रमाण है। महामारी और कोविड ने जनता को हिला दिया है, डरा दिया है। और प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहकर जिस तरह से 17 अप्रैल को एक दिन में 2 बातें उन्होंने कही थी, एक तरफ कुंभ को प्रतीकात्मक कहने, मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए तीसरी बार सरकार तो बनी है, लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह कायम है। लेकिन वहीं बीजेपी के लिए क्या रियासती सतह पर पूरे हिंदुस्तान में अब चैलेंज की शक्ल में अब रियासती सरकारें आ सकती हैं? क्या कुछ तस्वीर होगी पूरे मुल्क की
अलग अलग रियासतों में रियासती सतह की पार्टियों की ये आने वाला वक्त बीजेपी और कांग्रेस को देखना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, प्रोफेसर कुमार जी आपका और नीरज राय आपका, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।